तो अटेम्प्ट करते चलते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर की जो ए के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मर के, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है ना? डन सबका? सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे यार, देखो मतलब आंसर देने से पता है क्या होता है बेसिकली, मतलब जब आप आंसर नहीं करते हो ना, तो आप एक तरीके से डिस्कशन से बाहर होते हो, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है ना, थोड़ा सा कम होता है। तो कोशिश करेंगे सारे लोग पार्टिसिपेट करने की। ठीक है? वेरी गुड। क्योंकि फाइव इक्वल टू फाइव इक्वल टू वी बाई एफ होता है। तो अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं फ्लक्स ज्यादा होगा, और अगर फ्लक्स ज्यादा हुआ, अगर फ्लक्स ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर कम होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार। फाइव इक्वल टू वी बाई एफ, वोल्टेज बोला रेटेड वोल्टेज से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं फ्लक्स ज्यादा होगा। फ्लक्स ज्यादा मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा, और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा मतलब वो तो मैग्नेटाइजिंग करंट नेचर में कैसा होता है, इंडक्टिव और रेजिस्टिव। मैग्नेटाइजिंग करंट नेचर में कैसा होता है, इंडक्टिव और रेजिस्टिव। इंडक्टिव। तो वो पावर फैक्टर कैसा सिस्टम को करेगा, लैगिंग या लीडिंग? सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या करने की कोशिश करेगा, लैगिंग या लीडिंग? लैगिंग। ठीक है? और जितना ज्यादा लैगिंग करेगा उतना ज्यादा पावर सिस्टम क्या, सॉरी, पावर फैक्टर क्या होएगा, खराब होएगा। सिंपल यार। एनी कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट। जल्दीबाजी नहीं करनी है। और एक काम और करेंगे, एक काम और करेंगे, ईमानदारी से लिखते चलेंगे कि लाइक तीसरा क्वेश्चन आपने सही किया या नहीं किया। समझ रहे हो? लास्ट में मैं पूछने वाला हूं, आउट ऑफ 34 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है ना? आउट ऑफ 34 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो देखो, अगर सिंपल सी बात करें तो इफिशियंसी इक्वल टू होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है, V2 I2 cos फाइव डिवाइड बाई V2 I2 cos फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। एक बात बताओ, अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो व्हाट इज V2 बोलो। शॉर्ट सर्किट के केस में V2 की वैल्यू क्या होगी? शॉर्ट सर्किट के केस में V2 की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। शॉर्ट सर्किट है, तो इसलिए इसका जो इफिशियंसी होएगा दैट विल बी जीरो। क्या बात सबको क्लियर है? ऑप्शन उधर है तो आप जरूरी नहीं। हाँ हाँ हाँ। कितना है? फुल लोड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100 वाट, व्हाट विल बी आयरन लॉस एट हाफ लोड? ऑप्शन सी इज 25, ऑप्शन डी इज, नीतीश फंस गए। एक कॉपर लॉस नहीं है, आयरन लॉस। क्लियर हुआ? ठीक है। क्योंकि आयरन लॉस तो लोड पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, आयरन लॉस तो लोड पे डिपेंड करता ही नहीं है। डन। आगे बढ़ा जाए। चलो। मैं इस पे ईयर लिखना भूल गया, वरना उसमें सारे वही है, एचपीवीटीसीएल, एचपीएससी, बीएल, सब वही जा रहे हैं।
सही आंसर चाहिए यार, मुझे मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे सही चाहिए, मतलब जल्दी इन सेंस बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लेना है, बट सही आंसर देना। वेरी गुड, सही जा रहा। कॉपर लॉस एट 7/8 फुल लोड इज, तो बेसिकली 4900 इज वॉट, 7/8 का होल स्क्वायर इंटू PCUFL, कुछ ऐसा है हाँ या ना? देखो, कॉपर लॉस एट दिस लोड इज दिस वन, क्लियर है? डन। तो अब यहां पे जब आप स्क्वायर करोगे तो 4900 इंटू 64 डिवाइड बाई 49, और ये हो जाएगा 6400। चलो बढ़े, इसका बताओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखते चलना और ईमानदारी के साथ, लाइक कि हाँ अगर आपने किया है, किसी दूसरे को कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, और ईमानदारी होनी चाहिए, लाइक हाँ अगर पहली बार में ही सही आंसर हो गया तो उसे बस सही करते चलना। लास्ट में बस जस्ट देखना चाहता हूँ आउट ऑफ 34 आपका परसेंटेज क्या रह रहा है, ठीक है? साइड में लिखते चलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ। रेड्यूस टू 1/8 टाइम, एज इसका है, उसने उसका सही है, क्योंकि सिंपली बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, देखो, रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंटू आई, या फिर E इंटू आई, E इंटू आई, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4.44 F इंटू N इंटू 5। तो अगर फ्रीक्वेंसी 8 टाइम घटाओगे तो ये भी कितना होगा, 8 टाइम घटेगा। क्यों, कैसे पता 8 टाइम घट रहा है? पहले 400 चल रहा था, अभी 50 पे चल रहा है, तो 8 टाइम घट रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 8 टाइम घटेगा, और आपका जो वोल्टेज है और रेटिंग है वो भी घट जाएगा। क्या बात सबको क्लियर है? डन। एनी कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वेरी गुड। अच्छा, जिसको समझना है, जिसको लाइक कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज बता देना यार, ठीक है ना? क्योंकि जिस हिसाब से हमने पढ़ाई करी उसके हिसाब से बहुत आसान है, इसलिए मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, देखो, आता नहीं है ये गुना नहीं है, बट नहीं आता और पूछो नहीं, पूछोगे भी नहीं, ये सबसे बड़ा गुना है, ठीक है? क्या बात है, यही स्पीड, यही एक्यूरेसी और यही स्पीड मेंटेन कर लिए तो यार फिर तो कुछ कहने ही नहीं तुम्हारे। ये सब भूल जाओगे, अभी यही क्वेश्चन मैं 2 महीने बाद कराऊं ना,
इतनी स्पीड तो खैर नहीं आनी तुम्हारी, क्योंकि फैक्ट है ना, रिवीजन करोगे नहीं तुम। रिवीजन करोगे नहीं, मैं चिल्लाते चिल्लाते कुछ भी कर जाऊं। तुमने जब जो पढ़ाया जाएगा बस उसी को पढ़ना है, रिवीजन टाइम टू टाइम करना नहीं है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि पहली बार पढ़ो, और नेक्स्ट टाइम जब स्पीड होनी चाहिए इससे ज्यादा होनी चाहिए। सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसे ही एक ने बी बोला तो सब बी बोल रहे हो। इतने टैलेंटेड तो नहीं हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट। 10th बता दो। ओके, देखो इसने बोला एक्साइटेड फ्रॉम 40 हर्ट्ज फ्रॉम 100 वोल्ट साइड। हाँ हाँ बता दो, 100 वोल्ट साइड। तो 40 हर्ट्ज फ्रॉम 100 वोल्ट साइड, तो बेसिकली V बाई एफ। देखो अब इसने बोला कि 40 हर्ट्ज फ्रॉम 100 वोल्ट साइड, इसका मतलब V बाई एफ आप इस समय कहां पे था, लाइक 100/50 इज इक्वल टू V बाई 40। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 80। अब सिंपल समझो, जैसे देखो एक ट्रांसफार्मर था जो कि रेटिंग क्या थी, 200 एंड 100, और वही ट्रांसफार्मर है, एक 50 हर्ट्ज पे चल रहा है और एक 40 हर्ट्ज पे चल रहा है। हमें पता है दोनों केसेस में क्या सेम रखना है, V बाई एफ। अब V बाई एफ अलग अलग सब साइड का तो वोल्टेज लेंगे नहीं, जब भी कंपेयर करेंगे सेम वोल्टेज सेम साइड सेम वोल्टेज से कंपेयर करेंगे, चाहे हाई वोल्टेज हो चाहे लो वोल्टेज हो। यस या नो, बोलो। जब भी कंपेयर करोगे सेम साइड से ही करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार इसका वोल्टेज ले लेते हैं इस बार लो वोल्टेज का ले लेते हैं। अब जिधर से बोल रहा है, लाइक 100 वोल्ट से बोल रहा है, 100 वोल्ट से बोल रहा है, तो ऑब्वियस बात है इधर का भी 100 ही लेंगे ना। इसने नहीं बोला कि 100 वोल्ट लगाओ, इसने बोला 100 वोल्ट साइड से कंपेयर करो। तो 100 वोल्ट साइड से क्या है, 100/50। अब मुझे मुझे पता है कि V बाई एफ का रेशियो मेंटेन करने के लिए वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। तो पता नहीं कितना है बट फ्रीक्वेंसी 40 है, तो व्हाट इज द V, 80। क्लियर हुआ। अब जब यहीं पे 100 वोल्ट साइड से बोलता, सॉरी 200 से, तब अपन क्या कर रहे होते, 200/50 इज इक्वल टू V बाई 40। फिर हम अपन ऐसे कर रहे होते, समझ रहे हो ना। तो फिर यहां से आ जाना था 160 आ जाना था। कोई कंफ्यूजन। चलो आगे बढ़ो। 320 ऑप्शन में क्या है। देखते हैं कितने लोगों की याददाश्त तेज है। अगर किसी को याद हो तो यहाँ पे उस दिन मैं स्टक हुआ था, लाइक स्टक इन द सेंस थोड़ा सा टाइम लगा था, बट एट लास्ट मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया था कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब ऑलरेडी वोल्टेज दे रखा हो तब आप V बाई एफ कॉन्स्टेंट थोड़ी ना करोगे। हाँ या ना, ऐसा कुछ याद आ रहा है किसी को।
कि लाइक मैंने दो टाइप के क्वेश्चन, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन, एक तो वो बनता है जो अभी इसके ऊपर करा था, एक ये बनता है जिसमें उसने मेंशन कर रखा था देखो वोल्टेज यही होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर उसने बोल दिया कि वोल्टेज 400 ही है, समझ रहे हो, वोल्टेज 400 ही है, तो पहली बात तो वी बाई एफ कॉन्सेप्ट, वी बाई एफ का कॉन्सेप्ट तो आप लगाओगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है इन्होंने। तो अगर प्राइमरी 400 है तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो यार, टर्न रेशियो क्या है 2:1, तो आंसर क्या होएगा 200 ही होएगा ना। क्या यहाँ पे वी बाई एफ जैसा कुछ बोला है कि लाइक मैग्नेटाइजिंग करंट इज कांस्टेंट, फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ बोला जा रहा है क्या आपसे, जो आप वी बाई एफ लगाओगे तो नहीं समझ में आया? यार इस पे हमने डिटेल में बातें करी है, जब हमने, जब ये पहले दूसरे या तीसरे लेक्चर की बात थी। सेम क्वेश्चन लगभग लगभग इसी के जैसा ही था, एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है, उस दिन मैं गेट का क्वेश्चन करा रहा था और गेट का क्वेश्चन ए वालों ने कॉपी किया हुआ है। समझ में आया नहीं? यार एक सिंपल सी बात बताओ, फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया। इसने बोला कि एक ट्रांसफार्मर है 400 200, ठीक है, और 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। फिर इसने बोला कि एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, अब अगर हाई वोल्टेज साइड को 400 वोल्ट पे एनर्जाइज करोगे तो बताओ यहां पे वोल्टेज कितना होगा। ये टर्न रेशियो क्या है, टर्न रेशियो क्या है 2:1, 2:1। तो यार एक सिंपल सी बात बताओ, अगर 400 से एनर्जाइज करोगे तो नंबर ऑफ जितना ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा या नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 400 से कर रहे हो तो यहाँ पे कितना होना है 200 तो होना ही होना है, हाँ या ना, बोलो यार। अब कहोगे सर इसके पहले वी बाई एफ कर रहे थे, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर वी बाई एफ करो, वी बाई एफ करो, चलो वी बाई एफ करो, कैसे करोगे, लाइक उसमें वोल्टेज पूछा होता था, जो वी बाई एफ वाला कॉन्सेप्ट होता था उसमें बोलता था कि यार बताओ कितना वोल्टेज लगाएं कि ए मैग्नेटाइजिंग करंट कांस्टेंट रहे। इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट वाली कोई भी बात दी है, लाइक वो तीन कंडीशन में से कुछ भी दिख रहा है, लाइक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, मैग्नेटाइजिंग करंट कांस्टेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, बोलो, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो आप कैसे क्या सोच के लगाओगे? यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर द एक्साइटिंग करंट टू बी द सेम द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी। इसमें वोल्टेज पूछा है और इसमें वोल्टेज बता दिया है, दिस इज द डिफरेंस। इसमें वोल्टेज पूछा है, इसमें ऑलरेडी एक साइड का वोल्टेज बता दिया है। तो अब दूसरे से अगर एक साइड 400, मैं बोल रहा हूं अगर यहां पे 400 की जगह इसने बोला होता 200 वोल्ट, फिर पता है आंसर क्या होना था, या फिर 400 की जगह बोल दिया होता 300 वोल्ट, फिर पता है आंसर क्या होना था, फिर भी 2:1 के करके हमें 150 ही करना था आंसर, हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? यार इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वी बाई एफ का कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व, ये बताओ,
तो शायद किया था यार। ए में ना मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इनके ना आईईएस और मतलब गेट के भी हैं, बट ईएस के ज्यादा हैं। तो जितने लोग ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक मेरा सजेशन है, जितने लोग ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक सजेशन ये है कि आप चाहे तो मेड इजी का या फिर एस एकेडमी का जो ईएसई का पीवाईक्यू है उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। मैं दूंगा बट वही ये पीडीएफ फॉर्म में रहेगा यार, थोड़ा बहुत दूंगा, बट तुम्हारे पास रहेगा ना तो बेस्ट है। और पढ़ाई पे पैसे खर्च करने से पहले एक बार भी मत सोचा करो, पहले बता दूं, एक बार भी। समझ रहे हो ना? फालतू चीजों पे खर्च करने से पहले सोच लिया करो यार ये सही है या नहीं है। पढ़ाई पे पैसे खर्च करने से पहले, क्योंकि वो लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है यार, पता नहीं कितना रिटर्न देने वाला है तुम्हारे, तो एक दो पीढ़ी सही कर देगा। ठीक है ना? तो जितने लोग ए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो लोग के पास ईएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना, क्वेश्चन बैंक होना मस्ट है। ए वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है? और चाहे वो मेडिजी का हो, चाहे अगर एस एकेडमी का लोगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर मेडिजी का लोगे तो 2000 के बाद के क्वेश्चन मिलेंगे। द ओनली डिफरेंस इज दिस। ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, मैं सजेशन ही दे सकता हूँ, क्योंकि इनके मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अक्सर रिपीट। ठीक है? बाकी मैंने तो करवाना ही है। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, 12 हो गया ना? बताना है? ओके, ठीक ठीक ठीक। देखो, इसने बोला है 120 एंड 12 वोल्ट। ठीक है? अब इससे आप स्टेप अप बनाना है, स्टेप अप। अब स्टेप अप कहोगे सर ये तो वोल्टेज यार ऑलरेडी दे रखा है। अब प्राइमरी वोल्टेज इज 120, तो द ओनली कंडीशन इज कि आप इसको क्या बनाओ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। हाँ या ना? ऑटो ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा सिचुएशन है जिसपे आप इससे स्टेप अप वोल्टेज की तरह यूज कर सकते हो। अब स्टेप अप वोल्टेज में, अब अगर प्राइमरी वोल्टेज 120 है, प्राइमरी वोल्टेज 120 है, तो बताओ स्टेप अप में क्या हो सकता है? या दोनों ऐड भी हो सकते हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। हाँ या ना? तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 132। क्लियर हुआ? अमित, अमन। ठीक है? स्टेप अप यूज कर सकते हैं ना अपन। ठीक है? 13। ये तो हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ। बताना है किसी को? बताना है किसी को? ओके, देखो, अगर इतना तो पता है कि जो नो लोड लॉसेज होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, अमित, इतना तो पता है। संट ब्रांच। ठीक है? ओके। जब ये नो लोड पैरेलल में होते हैं तो एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे करंट होता है आई डब्ल्यू, और यहां पे क्या होता है, आई म्यू। और ये जो आई डब्ल्यू होती है, मान लो यहां पे तुमने रेटेड वोल्टेज दे रखा होता है, रेटेड वोल्टेज दे रखा होता है, तुम सिंपल से बताओ आई डब्ल्यू की वैल्यू हाई होती है लो होती है? आई डब्ल्यू की वैल्यू हाई होती है लो होती है? मैं आर नहीं पूछ रहा, आई डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा। बोलो, क्या होती है? लो। तो ए लो होती है और ए रेटेड है, तो आप बताओ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई या लो? बोलिए। हाई।
क्योंकि अगर लो हुआ तो कहीं ना कहीं सारा बहुत ढेर सारा करंट इसमें से चला जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14। ये फायदा होता है पता है, अगर यही फायदा होगा अगर आप ईएससी के सारे, यही वाले से बोल रहा हूँ, यही फायदा होगा जब ईएससी के आप 3-4 बार लगा के जाओगे ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा जब ये कॉपी पेस्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कि अब अभी आपने इसको मैक्स, मुझे पता है कि किसी ने सॉल्व नहीं किया, आपने लगाया था, मैक्सिमम लोगों ने वही किया कि लाइक ठीक है तुरंत तुरंत, क्योंकि सेम ऑप्शन सब कुछ सेम ही है तो क्यों मेहनत करना। चलो इसका आंसर बताओ। और बाकी बात रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं तुम्हें तो एग्जाम तक ना एक एक क्वेश्चन रटवा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। चाहे वो जेई के हो चाहे एई के हो, कि गलती से अगर ये कॉपी पेस्ट करे ना, तो आप 5 मिनट के अंदर वो सारे क्वेश्चन कर लोगे। वेरी गुड। देखो, अब इसमें इसमें जितने लोगों को ये लग रहा है कि लाइक फ्रीक्वेंसी सी, उनके पीछे लॉजिक क्या मैं वो भी बता देता हूं। आप यही लॉजिक लगा रहे होगे कि लाइक एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एफ स्क्वायर एंड हिस्टैरिसीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एफ, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज होगा। तो अब उसके पहले आप ये याद करो इसकी कंडीशन क्या थी। ए फॉर्मूला वैलिड कब था, पहले ये बताओ। ए फॉर्मूला वैलिड कब था, कंडीशन क्या थी इसकी? वी बाई एफ कॉन्स्टेंट। देखो वही है ना कि एग्जैक्टली सब अच्छे से याद रखो। अब बताओ, क्या यहां पे वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है? लाइक 600/50 इज इक्वल टू 600/40, बोलो। तो क्या ए बोलना सही है? क्लियर हुआ? अब आपको लग रहा हो सर चलो दूसरा, दूसरा केस ले लेते हैं। हाँ तो देख लेते हैं क्या होता है, दूसरा केस ले लेते हैं। तो दूसरा केस क्या है कि E इज इक्वल टू पी एच इज इक्वल टू, दूसरा केस क्या है, पी एच, पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी के पावर 1.6 इंटू एफ, यही होता है। और पीई क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है, हाँ या ना, ऐसा ही कुछ है। तो पी एच, बी के पावर, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी बाई एफ के पावर 1.6 इंटू एफ, और एडी करंट के भी बाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो बेसिकली एफ स्क्वायर कैंसिल, और यहां पे क्या हो जाएगा, भी अपॉन एफ के पावर 0.6, भी अपॉन एफ के पावर 0.6 पी एच। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप घटाओगे तो पी एच विल इंक्रीज और पीई विल रिमेन कांस्टेंट। तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी डी, हाँ या ना।
अब यहां पे एक कंफ्यूजन का पोर्शन और है। क्या? कि कि अगर 600 वोल्टेज साइड इज एक्साइटेड फ्रॉम 600 वोल्ट 40 हर्ट्ज, देन 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 द सेकेंडरी साइड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिक्रीज। तो यार, अब यहां पे सेकेंडरी साइड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिक्रीज। अब अगर आप कंपेयर इससे कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट विल डिक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो ये घटेगा, हाँ या ना? बोलो। अगर ए, समझ रहे हो कि लाइक, अगर मैं ये बोलूं कि फ्रीक्वेंसी घट रहा है, बट अब इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि इसका कंपेयर किससे करना है। अब इस कंडीशन को इससे कंपेयर करना, बट इससे कंडीशन करने ऐसे तो फिर इसका ए भी घट रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो मेरे हिसाब से हमें डी के साथ जाना चाहिए। बाकी डोंट नो आंसर में क्या दिया है उन्होंने। क्या बात क्लियर है सबको? सर भी डिक्रीज होने से एडी करंट भी डिक्रीज होगा, सो डी। एडी करंट नहीं, इसका तो क्लियर ही है, मतलब उसमें तो कोई सीन ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है ना कि लाइक ये वोल्टेज वाला सीन की ये चीज क्लियर, ये तो चलो ठीक है, इसका तो प्रूव हो ही गया। नहीं, एडी करंट उससे थोड़ी ना होता है। अब एडी ये तो यहाँ पे इसने तो सारा ही लॉस दे देना है ना। देखो, और वोल्टेज कहाँ इंक्रीज हो रहा है? चलो आगे बताओ। 17। चलो, अगर जिसने सीटी एकदम नहीं पढ़ा उसको बता दूं सीटी होता कैसा है। सीटी बेसिकली एक, हालांकि हम इसमें पढ़ेंगे कहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में। क्या ही बोले जा रहे हो सब लोग। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो ये ट्रांसफार्मर है, लाइक ये प्राइमरी है, ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी है। अगर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया तो इससे इसका करंट कैसे बढ़ जाएगा, मुझे बताओगे जरा? है, अगर ओपन कर दिया तो यार, ओपन करो क्लोज करो, इससे करंट को थोड़ी फर्क पड़ना। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोगों ने ए बोला है? यार ओपन करो क्लोज करो, जो लोड करंट है, जो फॉल्ट करंट है, वो तो फ्लो होएगा ही होएगा। सर्किट को नो लोड करने से प्राइमरी में करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ऐसा कब सीख लिया? सेकेंडरी ओपन सर्किट करने से प्राइमरी में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, ऐसा कब सीख लिया? क्वेश्चन अगर आप ये समझ रहे हो कि लाइक पूछ रहा है कि प्राइमरी करंट में करंट फ्लो होगा हाई या लो, तो ये ऐसा नहीं पूछ रहे हो। आप अगर इस कॉन्सेप्ट से देख रहे हो कि प्राइमरी में सर करंट बहुत हाई होता है सीटी में, तो उसने ऐसा पूछा है क्या कि किस में करंट हाई होता है, प्राइमरी में सेकेंडरी में? उसने बोला है सेकेंडरी को अगर ओपन कर देंगे तो उसकी वजह से प्राइमरी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो प्राइमरी पे मतलब एक तरीके से जब क्लोज रहे और जब ओपन रहे, तो उसमें दोनों में कंपैरिजन करना है ना, ये नहीं बताना है कि लाइक प्राइमरी में करंट कितना फ्लो हो रहा है। पहले एक कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, जितने लोगों ने आंसर ए बोला था? यार
अगर पहले 1000 एम्पियर फ्लो हो रहा था तो अब भी 1000 एम्पियर ही होगा ना। उससे इस पे थोड़ी मतलब कि ओपन सर्किट करने से कर मतलब ऐसे गलती से सर शॉर्ट सर्किट ओपन हो गया तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। ठीक है, खैर। तो ये था कि प्राइमरी पे करंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स कितना होता है, एक या दो, ये तो पता है कि नहीं। प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी करंट पे होता है, जो करंट को ले एक्सेप्ट कर रहा होता है उस पे एक या दो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और जो सेकेंडरी होती है सीटी की उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या ये बात सबको पता है? बोलो, क्या ये बात सबको पता है? ठीक है, चलो। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर अगर नंबर ऑफ टर्न्स हाई हैं और गलती से हो गया ओपन, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वोल्टेज ज्यादा हुआ तो फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, तो फ्लक्स डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई या वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। हाँ या ना? क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? ओके। और लिखते चलो कि हाँ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन। और खुद से कर पा रहे हो तब ये नहीं कि सर मुझे भी यही लग रहा था तो इसलिए मेरा सही हो गया। ओके। एक सिंगल फेज 260 का है, अगर उसे तीन आइडेंटिकल होंगे तो पावर क्या हो जाएगा? एक का है वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस, वी फेज इंटू आई फेज, और तीन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। मतलब पावर रेटिंग पक्का है कितना होने वाला है? जल्दी बोलो, पावर रेटिंग पक्का है कि कितना होने वाला है? देखो सोचा कैसे जाता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक फेज का 260 है तो तीन फेज का कितना हो जाएगा? तीन फेज का 3 इंटू 260 मतलब 780। हाँ या ना? 780। ये बात क्लियर है सबको? तो ऑप्शन ए या बी में से ही एक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। स्टार डेल्टा। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ यार, जो जो रेटिंग है लाइक ए 170 111 के बी, ये क्या है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज के लिए लाइन है फेज है? ऑब्वियसली फेज है। फेज है ना? तो अगर ए फेज है, अब देखो सेकेंडरी में फेज कितना है? सेकेंडरी का जो फेज है वो कितना है? 11। और डेल्टा कनेक्शन है तो आउटपुट में भी कितना होगा? 11 के भी। हाँ या ना? देखो डेल्टा में लाइन और फेज इक्वल होता है, तो लाइन तो 11 के भी है। अच्छा इन्होंने सब में दे रखा है, मतलब हमें बेसिकली चाहते हैं कि आप अच्छे से जानो तभी हम आप सुनेंगे। तो हमें पता है ए वाली वोल्टेज कितनी है, तो जल्दी बोलो ए वाली वोल्टेज कितनी है? ए वाली वोल्टेज कितनी है? 127। हाँ या ना? ए वाली वोल्टेज कितनी है? 127। और 127, बट हमें पता है कि जब रेटिंग दिया होता है लाइन वोल्टेज होता है, तो 127 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना आ जाएगा? 220। तो आंसर इज व्हाट? बी। क्लियर हुआ सबको? मान लो लोड की जगह हाई दिया होता, मान लो लोड की जगह हाई दिया होता, तब आंसर क्या होता? मान लो लोड की जगह हाई दिया होता तब आंसर क्या होता? तब भी आंसर सी ही होना था। तब भी आंसर सी ही होना था। समझ रहे हो ना? कि लाइक प्राइमरी में से ही करंट जाने थे। तब भी देखो लोड करंट हाई करंट,
जैसे प्राइमरी में से करंट ज्यादा जाता है और जो सेकेंडरी है उसमें तो करंट नॉर्मल सा जाता है। एक अपन पढ़ेंगे जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तब, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब, मेजरमेंट में ना, टेंशन मत लो। 21। और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है? एक तो पावर होता है, एक एमएमएफ होता है, या फिर आपको कभी कभी बोल देंगे कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। हाँ या ना? और कुछ कांस्टेंट होता है? और कुछ कांस्टेंट होता है? हाँ होता है, ईएमएफ पर टर्न। ये 5 चीजें कांस्टेंट होती है एक ट्रांसफार्मर में, पता है? फ्रीक्वेंसी, पावर, एमएमएफ, फ्लक्स, ईएमएफ पर टर्न। एनी कंफ्यूजन? जितने क्वांटिटीज मैंने लिखे हैं उसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया इन्होंने। अभी आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप इसे क्या समझते हो। अगर आपने मुझे डिटेल में नहीं पढ़ा होता तब तो फिर तो इजीली कर जाते, अभी शायद आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा बहुत। बताओ। कई बार ऐसी, ऐसे, सी, सी, एक्चुअली वही है कि लाइक पावर ट्रांसफर इंडक्टिव, वैसे हमने क्या सीखा, 1 - k × 10, यही सीखा हुआ है, यही सीखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, लाइक कि बस उठाया के की वैल्यू रख दिया, फिर तो तुम सही हो जाओगे। बट अगर दिमाग लगा रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होएगी कि के तो होता है 1/a। बट जब वो करोगे ना तो एक्चुअली आंसर निगेटिव में आएगा, तो इससे अच्छा है कि अपन ऐसे ही सिंपल कर देंगे। मेरी बात समझ में आई किसी को? कि अगर आप के की वैल्यू 1/a करोगे तो आंसर निगेटिव में आने वाला है। तो एक्चुअली क्वेश्चन देने वाले की थोड़ी सी गलती है, बट वही है कि हमें उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि वो के मतलब ए नहीं के देना चाह रहा है, क्योंकि नॉर्मली ए की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और के की वैल्यू लेस देन 1 होती है। आप इस बात से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए ए ग्रेटर देन 1 एंड के लेस देन 1। डन। चलो आगे देखते हैं। चलो इसमें तो कोई सिंपल सा था। कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज, कूलिंग ऑफ कॉमन मेथड फॉर कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑयल कूलिंग, सिंपल सी बात।
नेक्स्ट, हिटिंग इंफॉर्मेशन, हिटिंग, चलो बढ़िया। डी, वोल्टेज रेगुलेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वी एट, मतलब लाइक ऐसे, ई टू माइनस वी टू डिवाइड बाई ई टू या वी टू, डिवाइड बाई ई टू या वी टू, डिवाइड बाई ई टू या वी टू, ट्रांसफार्मर के लिए ई टू या वी टू, ई टू। बात हुई थी पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट रेगुलेशन के लिए बात हुई थी ई टू, हाँ या ना? हालांकि 5.5% था ना, ठीक है, 5.5%। चलो, तो E2 कितना है? 11550 डिवाइड बाई 11550 इंटू 100, देखना कितना आ रहा है? 5500, देखना कितना आ रहा है? 1155, 11 से कर दो, 500, 105, तो आ जाएगा लगभग वही 5 के अप्रॉक्स आएगा ना, 5 के अप्रॉक्स आएगा। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दो, अगर तुमने यहां पे लिखा लाइक 11 kb, अगर तुमने यहां पे लिखा 11 kb, 11,000, तब भी आंसर क्या होना है? 5% ही होना है। तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी नहीं, ठीक है, इन केस अगर तुमने ऐसा, बट एग्जैक्ट इज दिस वन ना, ठीक है, क्योंकि इस पे बात हो चुकी है। ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, यही वालों ने कॉपी पेस्ट करा हुआ है। मैं तुम्हें जो अच्छे क्वेश्चन, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, मैं गेट के भी तुम लोगों को से करवाऊंगा ऑफलाइन मोड में, एई के लिए। मेंटली प्रिपेयर होके आना यार तुम, मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, ऑनलाइन मुझे पता है आधे लोग मैं बोलूंगा, आधे लोग करोगे, आधे लोग नहीं करोगे, झूठ मूठ की मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहूंगा। बट मुझे पता है ऑफलाइन में तुम जाओगे कहाँ, रहोगे तो यहीं, जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए यहाँ पे असाइनमेंट मैं अच्छे से करवा सकता हूँ। 28। सिंपल है, क्या कर रहे हो तुम लोग? यार कंफ्यूजन तब होती ना जब आंसर में एक ऑप्शन और क्या होता, एक ऑप्शन और क्या होता तो कंफ्यूजन होनी चाहिए थी, बोलो, एक ऑप्शन और क्या होता तो जाके कंफ्यूजन होना चाहिए था।
180। जब 180 है ही नहीं तो काहे का कंफ्यूजन? समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात? 180 है ही नहीं तो काहे का कंफ्यूजन? क्योंकि स्टार स्टार से तो दो ही पॉसिबल है, या तो 0 या तो 180 डिग्री। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में इसने ऐसे दिया होता कि स्टार एंड डेल्टा, तब आंसर क्या होना था? बोलो, तब आंसर क्या होना था? तब आंसर डी होना था। आ रही बात समझ में? डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार, तब भी आंसर क्या होना था? मतलब पॉसिबिलिटी तो यही है ना। क्लियर है? ओ, ये क्या है किया था? इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। इसमें क्या था कि आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन डैश, हाँ या ना? ये ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? अभी कल ही तो किया था सारा क्वेश्चन। कल नहीं किया था क्या? आई नॉट प्लस आई वन डैश, तो आई नॉट मैग्नेटाइजिंग करंट इज ड्रॉन इज 1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर। और आई वन डैश, तो मैंने बोला था कि ऐसे लिखा करो एन वन आई वन डैश इक्वल टू एन टू आई टू। तो आई वन डैश यहां से निकालो, कितना आएगा? 2 आएगा, बट ए 2 और ए जे आएगा, तो ये बेसिकली अंदर √5, √5 आएगा और वो आ जाएगा 2.24। ठीक है, तो ए है। बट अब यहां पे ध्यान दो, इसके थ्रू इसको समझो। अब इसने, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, लाइक आई नॉट प्लस आई वन डैश। ध्यान से समझना, व्हाट इज आई नॉट? इसने बोला 5 एम्पियर एट 0.5 एंगल कॉस इनवर्स 0.20 प्लस आई वन डैश कितना हो जाएगा? इसने बोल दिया कि डिटरमाइन द प्राइमरी करंट व्हेन द सेकेंडरी करंट इज 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर, तो बेसिकली एन वन आई वन डैश इज इक्वल टू एन टू आई टू। तो N1 कितना है? 2000। I1 डैश निकालना है, N2 कितना है? 800, I2 100, एंगल 0.85। तो I1 डैश कितना आ जाएगा? 40 एंगल कॉस इनवर्स 0.85। तो 40 कॉस इनवर्स 0.85 एंगल। बट एक बात सिंपल से समझो, हमें पता है कि ए, इन दोनों का वेक्टर सम लेना है। क्या तुम्हें लगता है 40 और 5 का अगर वेक्टर सम लोगे, 40 और 5 का वेक्टर सम लोगे, तो 40 से ज्यादा, 40 से, एक सिंपल सा डिफिनेशन याद रखा करो कि अगर a प्लस जे बी का आपको बेसिकली वेक्टर सम लेना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो वेक्टर a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड a और मॉड b और लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है। मतलब जैसे कि 2 प्लस जे है, तो ए हमेशा जब भी होएगा 2 से ज्यादा होएगा, या बट यस या नो? बोलो, ए जब भी होगा 2 प्लस जे 2 से ज्यादा होगा? बोलो यार, 2 से ज्यादा होगा? और 3 से कम होगा? 2 प्लस 1 3 से कम होगा? देखो ए स्पेशली ए वाले इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये सारी चीजें क्या हैं कि आपके समय को बचाएंगे। तो अगर मैं यहां पे बता रहा हूं 40 और 5, तो आप बताओ ए वैल्यू किससे ज्यादा होगा? एटलीस्ट ये जो वैल्यू है किससे ज्यादा होगा? जो इसमें से बड़ी नंबर है। 40 से तो हमेशा ज्यादा ही होगा, हाँ या ना? 40 से तो हमेशा ज्यादा ही होगा। अगर एंगल पॉजिटिव है तो याद रखना, एंगल निगेटिव वाली बात नहीं चल रही है, एंगल पॉजिटिव है और यहाँ पे प्लस साइन है। और किससे कम होगा? 40 प्लस 5 45 से तो कम ही होगा ना। समझ पा रहे हो? 40 से ज्यादा 45 से कम। अगर इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई तो बताओ कोई ऑप्शन है यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अदरवाइज मान लो किसी को सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है पता है? बताता हूं क्या करना है एक्यूरेट आंसर के लिए। देखो, पहले आप यहां से एंगल निकालोगे, मान लो थीटा वन आया, 5 एंगल थीटा वन प्लस
40, यहां से भी एंगल निकालोगे 40 एंगल थीटा टू, फिर क्या करोगे 5 कॉस थीटा वन प्लस 5 साइन थीटा वन, उसके बाद प्लस 40 कॉस थीटा टू प्लस जे 40 साइन थीटा टू, फिर रियल को रियल से ऐड करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करोगे, फिर जो आएगा ए प्लस जे बी का फॉर्म और उसका मैग्नीट्यूड लोगे। अब बताओ ए ज्यादा आसान है या ये छोटी सी बात याद रखना ज्यादा आसान है? आ रही बात समझ में? तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, बट हाँ गेट के क्वेश्चन में नो डाउट हमें इसी के थ्रू जाना होगा, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, बट एई और एई के एग्जाम में तो एटलीस्ट हमें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए होता है। अगर यही क्वेश्चन गेट में पूछा होता तो उसने सारे आंसर देखे रखे होते थे 40 और 45 के बीच में, लाइक 42 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग, 44 पॉइंट समथिंग, देन आपको एग्जैक्ट पे जाना होता। बट इस यही क्वेश्चन अगर इस जेई में पूछा है तो इसे पता है कि अगर बंदा थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो उसको ये चीजें इजिली डिटेक्ट हो सकती हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, खैर 31, चलो 32 बताओ। अच्छा, एक दो क्वेश्चन की वजह से जज मत करने लगे, इतने क्वेश्चन ढेर सारे सही किए हो वो पॉजिटिव माइंड में रखना है, नहीं कि एक दो क्वेश्चन नहीं हुए तो यार पता नहीं पढ़ा ही नहीं ढंग से। 100% क्वेश्चन करके थोड़ी ना होगा एग्जाम, एक दो क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। सही है। तो ये अब तक के एक में जितने क्वेश्चन आए थे ट्रांसफॉर्मर के सारे थे। अब इसमें से आउट ऑफ 34 जरा एक बार बताओ, एक क्वेश्चन को चलो छोड़ दो, लाइक एक तो चलो उसको भी बता देता हूं, चलो 34 में से बताओ किसके कितने सही हुए हैं ईमानदारी से, चाहे तो काउंट कर लो। ओके, वेरी गुड। ओके, 28, ठीक है, ठीक ठीक। 15, किसने लिखा था 15? ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। 20 प्लस, ओके, पहली बार पढ़े हो, बट 15 प्लस तो असहनीय है। 15 माइनस मतलब 20 माइनस, तो जिसके भी लाइक 15 से मतलब 20 से कम आ रहा है, हालांकि 25 होने चाहिए, अगर तुम्हारे 25 प्लस है तो मतलब तुम एक तुम्हारी ट्रांसफार्मर अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, बट अगर जिसके 25 से कम है वो लोग मेहनत करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से काम करने की जरूरत है अभी। अच्छा, इसका यार देखो होगा तो वही आई थिंक, जो मैग्नीट्यूड वाला क्राइटेरिया है वही लगाने पे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन वही की मतलब कि हमें पता है कि प्रोपोर्शनल टू केवी रेटिंग कब होती है, जब जेड पर यूनिट ऑफ वन ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू जेड टू पर यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू इज व्हाट, 1 + 5j अपॉन बेस वैल्यू क्या हो जाएगा 11 केवी का होल स्क्वायर अपॉन एस बेस कितना है 200। इसी तरीके से R2 + 9j अपॉन 11 kb का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो फिर यहां से जब आप इसे कैंसिल करोगे तो बेसिकली अब इसका मैग्नीट्यूड लें तो अंडर रूट 5 × 5 = 25, 1 26 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू अंडर रूट R² + 81। तो बेसिकली अंडर रूट 26 इंटू 2
ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करना। चलो जरा सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। 2 √26 इज इक्वल टू √r² + 81। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 26 - 81 इज इक्वल टू आर। तो कुछ गलत हो रहा है क्या? आ, हाँ, ए अंडर रूट में आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक। तो हाँ, अंडर रूट। ठीक। तो अब ए 26, 52, 104 - 81 इज इक्वल टू अंडर रूट। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 17 √17 इक्वल टू आर। तो बस फिर तो सही था यार। लाइक हमें पता है कि 17 है तो 4 से तो ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा। तो एक ही आंसर था, तो 4.36। ठीक है, परफेक्ट। क्लियर हुआ सबको? तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन लगभग लगभग हमने डन कर लिए। तो इसमें जब दो तीन क्वेश्चन थे जो बेसिकली ऐसे थे कि जो एग्जाम में अगर ना अटेम्प्ट करो तो जैसे देखो, वही है कि लाइक अब ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा ना। हाँ या ना? लाइक जो 29 है, 30 है, ऐसे क्वेश्चन जब दोबारा आएंगे तो आप एटलीस्ट अप्रोच तो कर पाओगे ना। पहली बार तो नो डाउट यार, मुझे भी टाइम लगा। बट हम पहली बार के लिए तो नहीं पढ़े, हम तो एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5 बार अटेम्प्ट करेंगे। तो एग्जाम तक आते आते तो हमारी स्पीड हो ही जाएगी ना। समझ में आया नहीं सबको? 29 और 30। आउट ऑफ 34 आप सिंपल बताओ, कोई बताना है वापस रिपीट करना है इसमें से 34 में से कोई सा भी क्वेश्चन। चलो आपको मोटिवेट कर देते थोड़ा सा। पीडीएफ चलो ऐप पर डाल दूंगा मैं। चलो लो, जेई वाले कर लो, खुश हो जाओ थोड़े से। बताते चलो। अच्छा, जिसको पूछना है अभी मैं बोलूंगा नहीं, वो ऐसे करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, जिसको डाउट होगा बोल देगा सर ये वाला बता दो, ठीक है ना? बताने किसी को? कोई हेजिटेशन नहीं, पूछ लेना यार कि सर। अच्छा, एक बात ऐसा नहीं कि लाइक आंसर से नहीं, मतलब अगर आपका उसके पीछे जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर नहीं है तो भी पूछ लेना। हम्म, ठीक है।
induced emf in other coil is m d phi by dt. सॉरी, m di by dt, m di by dt। जैसे एल डी आई बाई डी टी मतलब वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेल्फ कॉइल, और एम डी आई बाई डी टी मतलब इन अदर कॉइल। तो एम की वैल्यू 4 है और डी आई बाई डी टी दैट इज 2, 4 दूनी 8। नेक्स्ट। सबके आंसर नहीं आ रहे यार। चलो 8। यार मैं चाहता हूँ यार सब लोग साथ चलो, मतलब ऐसा ना कि इसे बंच में सिलेक्शन हो, समझ रहे हो ना। आप ये मत देखो, मैंने बार बार बोला है कि किसी से अपने आप को जज मत करो, मतलब लाइक कंपेयर मत करो कि हाँ वो आंसर दे रहा यार, आप मेहनत करो आप आंसर दोगे यार। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बहुत तेज है, पहले ही बता दूं मैं, ठीक है ना, मतलब सब वही है कि लाइक मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग अब से स्टार्ट कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। बट एट द टिल एग्जाम अगर तुमने अपनी मेहनत कंटिन्यूअस रखी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, देखना तुम्हारे मार्क्स और उनके मार्क्स सेम होंगे। बट अगर तुमने अभी से डिमोटिवेट होकर पीछे हटना स्टार्ट किया, तो मैं चाहकर भी मैं तुम्हें उनके बराबर नहीं ला सकता, ठीक है। तो जिसके मन में भी ये लाइक चल रहा है कि यार कम है स्कोर, मैंने भी पढ़ लिया, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी में नहीं रखना है। अभी तो नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ, उनका सोचो जो अभी सो रहे हैं, जो जिन्होंने अभी उठे भी नहीं है, लाइक कि चलो अभी नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे, उनसे तो आप बहुत आगे हो ना, ठीक है। तो हर एक चीज का एक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आराम से, बहुत अभी ठीक जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। खैर, ए बताना है किसी को, बताना है किसी को। ओके, तो E इज इक्वल टू 4.44 F इंटू एन इंटू 5। EMF induced in secondary windings is 222 4.44 इंटू F की वैल्यू 50, N की वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग 100 टर्न्स, फाइव की वैल्यू क्या होती है, B इंटू ए। तो B दे रखा है और ए देख लो, अब तो निकाल ही लोगे, आया ना। B की वैल्यू 0.1 इंटू ए। अब बस ये सॉल्व करना है, सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो यही वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसने, क्वेश्चन नंबर 9। कितना आया था आंसर, बताना जरा, कितना आया था इसका। 5। अरे तो सबर रखो, आ जाएगा। बी क्यों बोले जा रहे हो, सी और डी गायब थे ना। चलो इसका बताओ। अच्छा
अच्छा, अगला जो मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट है ना, वो 1 महीने मैक्सिमम 30 दिन में आपकी पूरी मशीन खत्म करना है। तो पहले से मैं बता दूं, एक भी दिन की क्लासें मिस नहीं होनी चाहिए। और जितना कॉन्फिडेंस आपको ट्रांसफार्मर पे है, ट्रस्ट करो, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको पूरे मशीन पे आएगा। बट कंडीशन एक ही है, सारी क्लासेज रेगुलर रहो, जितना असाइनमेंट दिया जाएगा वो सारी करना है तुमने, ठीक है ना। और बाकी जो लोग, ये तो मैं ऑफलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी पार्लर में जो भी लाइक अभी के अभी अभी आपका रिदम बना हुआ है, ठीक है। तो पार्लर ऑनलाइन स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, अभी आपका रिदम बना हुआ है, तो आप कोशिश क्या करना, आप इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर में जाना, वहां पे आप पार्लर में आप रखना लाइक इंडक्शन मशीन। और इंडक्शन मशीन आप भी स्टार्ट कर देना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, जिन्होंने नहीं देखा है, मतलब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मशीन नहीं लगाई है। समझ पा रहे हो कौन कौन है यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? देखो यार, ऑनलाइन मतलब जो ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑफलाइन आई थिंक देवेंद्र, और आप संजीव, और कौन है? चलो, जो भी लोग भी हो, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, जैसे देखो मेजरमेंट शाम को चल ही रहा है, तो वो तो अभी फिलहाल वो तो पार्लर में चलना ही है। आप इसी शेड्यूल को, मतलब आप ऐसे कोशिश करना कि दिन में आप मशीन के, अब इंडक्शन याद रखना यार, कंटेंट हमेशा लगभग, मतलब ये होता है ना कि कभी चीजें अपने अपने साइड से तो यार कभी कम देने की कोशिश नहीं करता। तो आप ये भी माइंड में मत रखना कि ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, कम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हर बार अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करता हूँ। तो पिछली बार भी जो पढ़ाया था वो वैसे ही पढ़ाया हुआ है ना, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन के सारे लेक्चर्स आप लगाओगे, पार्लर में साथ में ही चलना, अभी मशीन छोड़ना मत आप लोग, क्योंकि एक रिदम बना हुआ है ना। तो आप मशीन भी पार्लर में लगाते चलना, और क्वेश्चन मैं जैसे इनका टेस्ट लेते रहूंगा, तो आपका भी उसी समय होता चला जाएगा। समझ रहे हो ना सब लोग? तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी हैं, उसमें आप इंडक्शन मशीन पार्लर में स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन देन डिश, √5/6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो वो कर लेना आप लोग। तो क्या है, कॉपर लॉस 5/6, ठीक है। ओके, हमें पता है कि इनटू क्या, लोड एट विच इफिशियंसी इज मैक्सिमम। √5/6 की वैल्यू कैसे निकालोगे? हम्म, अगर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 25/5, 25, 25, 26, 36, या फिर 6 × 6, तो √30/6, ठीक है। √30/6, अब 15, तो √30 कैन बी रिटेन एज √3 √10 डिवाइड बाई 6। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, एंड इसकी वैल्यू होती है 3.32 डिवाइड बाई 6। तो आपके पास यही एक ऑप्शन है फिलहाल, तो अगर एकदम से नहीं जानते हो, बट इसके बाद कुछ था, ×50, तो 40, यहाँ से आप देख लो, लेकिन ये कुछ ज्यादा क्लोज दे रखा है।
ऐसे कर लो ना, एक मिनट, एक ठीक है, √5/6 है ना, इसे डिवाइड कर लो, अंदर ही डिवाइड कर दो, कितना आएगा, डिवाइड करो, 6 48, 2 6 त्रिक 18, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अब बताओ, अब 0.83 है तो इसको लिख सकते हैं 0.81, और ए कितना हो जाएगा, लाइक 0.9, हाँ या ना। तो 9×5 = 45, तो लगभग आई थिंक ये आना चाहिए सी, क्योंकि 9 से तो ज्यादा ही होगा ना जब भी होगा। देखो, क्लियर, 0.9 समथिंग, तो आई थिंक यही आना चाहिए, यही आ रहा है कैलकुलेटर से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं ना। उसके बाद 11, ठीक है, जो पूछना हो बता देना यार। 12, अच्छा क्या बोला है, लीस्ट, अच्छा 11 बता दो, टर्न, हाँ एक मिनट देखो, टर्न रेशियो ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर टू मैच एन 8 ओम स्पीकर लोड टू एन एम्पलीफायर। देखो, आप ऐसे समझो कि 8 में, मतलब एक तरीके से 1800 को टर्न स्क्वायर इनटू 8, ऐसा समथिंग। तो बेसिकली A² = 1800/8, या फिर 900/4, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 300/2, कित- बस 30, 30/2, और कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। मैक्स रेफरिंग का कॉन्सेप्ट किसने पूछा, रेफरिंग का कॉन्सेप्ट याद है ना गुरजीत, रेफरिंग वाला कॉन्सेप्ट, जहां पे हम जब सेकेंडरी को प्राइमरी पे लाते थे तो A² से मल्टीप्लाई करते थे, याद है, ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, ठीक, ओके। लीस्ट एडी करंट लॉस, लीस्ट एडी करंट लॉस, हाँ तो एक तरीके से इसमें होगा यार, एयर में होगा ना, एयर में, ठीक है। जिसमें करंट फ्लो हो ही ना, तो जब, जैसे आप ऐसे समझो कि अगर एयर है तो उसमें कोई सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, बोलो, अगर एयर है तो कोई सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, ठीक है, पता था, सोच ही रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब यार इसमें, जैसे क्या बोलते हैं, अगर एक मीडियम है, जैसे आप ऐसे समझो कि एक लकड़ी में आप करंट फ्लो करा रहे हो, और ऐसे हवा में करंट फ्लो करा रहे हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, लकड़ी में रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें जैसे हिट हो जाएगा ना, अगर कंटिन्यूअस करंट देते जा रहे हो तो, हाँ या ना, उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना यार, पास में ही है, कंपेयर कर लो,
इसने ऐसा थोड़ी बोला है कि लाइक ऐसा मतलब एक इंसुलेटर वाला आइडियल वाला लकड़ी है। मतलब अगर कंपेयर करोगे लकड़ी और एयर में, तो बेसिकली देयर इज चांसेस कि करंट में, लकड़ी में से करंट, मतलब एक तरीके से लकड़ी हीट अप हो जाती है ना। मॉइस्चर वुड करंट फ्लो, हाँ ये भी बोल सकते हो, जबरदस्ती गीला कर दो उसे। चलो ठीक है, इसका बताओ।